नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो पिछली क्लासेस हमने मैथ्स की और आपकी रीजनिंग की कंप्लीट कर ली थी। अब आता है आपका एक मेजर टॉपिक कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स का। तो इसके भी हम 3-4 वीडियोस में आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्यों इतने इसका वीडियो क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कम्युनिकेशन से लगभग आपका 1/4 पार्ट जो है, आपका 1/4 पार्ट क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स से आते हैं, जो आपका एक टफ पोर्शन भी माना जाता है और ऑलमोस्ट बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे ताकि इसके क्वेश्चन भी काफी हद तक सॉल्व कर लिए जाएं। तो एक न्यूज और है आपकी, जैसे कि आप जानते होंगे कि आई दृष्टि जो आपकी करंट अफेयर्स के लिए आती है, इसका आपके पीसीएस एग्जाम में बहुत महत्व होता है। तो इसकी ऑफिशियल एक ऐसी न्यूज आई है कि 2 से 3 दिन में इसकी इंग्लिश की और उसके 1-2 दिन बाद इसकी हिंदी की आई दृष्टि आपकी छप के तैयार हो जाएगी, तो जो कि मार्केट में भी आ जाएगी। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आई दृष्टि को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स को लेके काफी परेशान हो रहे थे, उनको करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा और एग्जाम में आप देखेंगे उससे लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके उसी वीडियो से आपके जो हम लोग वन स्टॉप में करवाएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए अब क्या करते हैं, इस वीडियो में जो आपका कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स है उसको आप आज स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन के रूप में इसकी पहली वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन होता है आपका संचार, और इसको जैसे आयोग संप्रेषण लिखता है। सब कम्युनिकेशन क्या होता है आपका? संचार। तो संचार क्या होता है देखते हैं। संचार की डेफिनेशन: सूचना या जानकारी, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान जो बातचीत, लेखन या इशारों या चित्रों के माध्यम से होता है। कोई भी सूचना या जानकारी या जो विचार होते हैं या हमारी भावनाएं जो होती हैं, उनका जब आदान प्रदान हम बातचीत कैसे? वॉइस के माध्यम से, लेखन टेक्स्ट के माध्यम से। बातचीत क्या होगी आपकी? जैसे बातचीत हो गई आपकी वॉइस कॉल हो गई है, ठीक है। लेखन आपके टेक्स्ट मैसेज हो गए या व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, टेलीग्राम मैसेज हो गए। इशारे या चित्र भाव के माध्यम से जब हम किसी सूचना या विचार का हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संचार या संप्रेषण कहते हैं। इसी को हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी हम जब पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है सूचना या जानकारी का आदान प्रदान होता है, जो हम किसके माध्यम से? बातचीत, लेखन या इशारों या चित्रों के माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। अब क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स? क्या होती है आपकी इंटरपर्सनल स्किल? पहले तो क्यों जरूरी है, क्यों आयोग ने इसमें डाला है? तो देखिए, जब आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी आएगा तो आपको उससे डील करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर कोई आपके पास पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा जिससे आपको डील करना होगा। कई बार क्या होगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसे कोई टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आएगा, कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो उसे आपको समझाना पड़ेगा। तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए? इतनी अच्छी होनी चाहिए या इतनी शानदार होनी चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति को भी समझा सकें जिसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, तो आप उसको भी समझा सकें, काफी हद तक संतुष्ट कर सकें। इसके लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान जो आप बातचीत, लेखन या इशारों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से करते हैं। तो संचार समझ गए होंगे। अब संचार जैसे आपको बताया ना क्या होता है, वॉइस कॉल के माध्यम से हम संचार करते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम संचार करते हैं। पहले आप जानते होंगे कि चिट्ठियों के माध्यम से भी संचार किया जाता था, ठीक है। पहले के जमाने में चिट्ठियां, खत, इनके माध्यम से संचार, बातचीत, लेखन, ठीक है, इशारे या चित्रों के माध्यम से भी संचार किया जाता है। इशारों के माध्यम से कैसे? आप अपने गेस्चर दिखाते हैं, जैसे कि इमोजीज होते हैं, इनके माध्यम से आप संचार करते हैं। तो ये आपका संप्रेषण और कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आप संचार की परिभाषा समझ गए होंगे। संचार क्या होता है? सूचना या जानकारी, ठीक है, इसका आदान प्रदान किसके माध्यम से? बातचीत या लेखन या इशारों के माध्यम से। इन तरीकों से आप जब सूचना, जानकारी या अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं तो ये आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए कम्युनिकेशन के टाइप्स देखते हैं। कम्युनिकेशन मोटे मोटे कितने प्रकार से होते हैं? तो कम्युनिकेशन लगभग आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला कम्युनिकेशन देखते हैं। पहला होता है आपका इंट्रापर्सनल। तो क्या होता है पहला? इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्तिक। अंतः व्यक्तिक क्या होता है? वह कम्युनिकेशन जो व्यक्ति स्वयं से करता है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? आपका अंतः व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जो व्यक्ति स्वयं से करता है, ठीक है।
जो कम्युनिकेशन या संचार व्यक्ति स्वयं से करता है, जैसे मन में कई व्यथाएं चलती हैं, जब व्यक्ति दुविधा में होता है तब उसके मन में जो विचार चलते हैं उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? डायरी लिखता है व्यक्ति, तो डायरी लिखते हुए व्यक्ति क्या करता है? अंतःव्यक्तिक संचार करता है, खुद से ही बातचीत करता है। कहते हैं ना कि मन में ही वह बड़बड़ा रहा है, क्या कर रहा है? मन में ही बड़बड़ा रहा है, तो वह स्वयं से ही बातचीत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें वह डायरी लेखन करता है, नोट्स बनाता है। कई बार वॉइस नोट्स का प्रयोग करते हैं लोग, वॉइस नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है आपका, जिसमें आप शीशे में देखकर स्वयं से बातचीत करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके इंट्रापर्सनल के। अंतःव्यक्तिक, तो अंतःव्यक्तिक समझे होंगे आप क्या होता है? जो कहते हैं ना व्यक्ति आपस में ही बड़बड़ा रहा है, तो वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है, जिसमें डायरी लेखन होता है, शीशे में देखकर बातचीत करता है या नोट्स बना रहा है, तो ये स्वयं से बातचीत करना आपका इंट्रापर्सनल कहलाता है। और दूसरा क्या होता है आपका? इंटरपर्सनल, इंटर और इंट्रा, ठीक है। तो इंटरपर्सनल आपका क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक में क्या होता है? जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, इसमें व्यक्ति को बात करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्ति स्वयं से बातचीत नहीं करता है। जिसमें स्वयं से बात करता है वो होता है आपका इंट्रापर्सनल, और जिसमें व्यक्ति दूसरे से बात करता है वो होता है आपका इंटरपर्सनल, अंतःव्यक्तिक, और ये होता है इंटरपर्सनल आपका अंतर्व्यक्तिक। तो इसमें मित्रों से जब बातचीत करता है व्यक्ति, ठीक है, जैसे गप्पे मारते हैं, तो व्यक्ति आपस में तो गप्पे मार नहीं सकता है, किसी मित्र या दूसरे की आवश्यकता होती है। आप तो गप्पे आपस में मारते ही होंगे, तो आपको तो इस चीज की नॉलेज भी होगी, ठीक है। परिवार या समाज में जब व्यक्ति बातचीत करता है, जब अपने पेरेंट्स से बात करता है, पिता से बात करता है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका हो गया इंटरपर्सनल का एग्जाम्पल। लेकिन इसमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे अंतर्व्यक्तिक संचार या संप्रेषण, ठीक है। आयोग कम्युनिकेशन को संप्रेषण लिखता है, तो आपको संप्रेषण देख के घबराना नहीं है, इसका एक हिंदी मीनिंग संचार भी होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कम्युनिकेट करके दिखाया जाएगा। तो वैसे आयोग इसका हर जगह लगभग संप्रेषण लिखता है, और वैसे इसका मीनिंग संचार होता है, संचार भी होता है, संप्रेषण भी होता है। तो कम्युनिकेशन को संचार और संप्रेषण दोनों कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप हमने देख लिए हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल, जो व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है, और एक होता है आपका इंटरपर्सनल, जिसमें व्यक्ति को दूसरे पर्सन की आवश्यकता होती है, स्वयं से अकेले बातचीत नहीं कर सकता है। ये होता है आपका अंतर्व्यक्तिक। तो आप समझ गए होंगे अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। आइए अब तीसरा देखते हैं। एक होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, इसको कहते हैं समूह संचार। जब समूह संचार, ये आपका क्या है? कम्युनिकेशन का तीसरा टाइप है, समूह संचार। तो देखिए समूह संचार क्या होता है? जब कंपनी में मीटिंग होती है, जब बॉस और उसके कलीग या बॉस और उसके सबऑर्डिनेट जो होते हैं, उसके नीचे लेवल के व्यक्ति, जब उनकी संचार या मीटिंग होती है, तो क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, कई बार मेंस या इंटरव्यू के एक ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों का इंटरव्यू का भी ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों का एक मेंस का भी ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आपको फ्री चैटिंग या ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाया जाता है, ताकि व्यक्ति आपस में बातचीत कर सके। तो उसमें केवल 2 व्यक्ति नहीं होते ना, उसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, इसलिए उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, या पंचायत की जो मीटिंग या बैठकें होती हैं ना, तो उसमें ग्राम सभा प्रधान और सारे व्यक्ति होते हैं, ग्राम सभा के सभी जो मेंबर होते हैं। तो ये आपका क्या, किसका उदाहरण हो गया? ये आपका समूह संचार या समूह संप्रेषण, आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है ये। तो समझ गए, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संचार या कम्युनिकेशन होता है। जैसे कंपनी की मीटिंग होती है, बॉस और उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, पंचायत की बैठकें होती हैं, ये सब आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में आते हैं। अब देखिए, ये आप कह रहे होंगे इस पे भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे ना, तो आप देखेंगे इनको समझने के बाद आप कितने इजीली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनको समझने के बाद आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व कराया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन इंग्लिश में देखना है, क्योंकि इसमें हिंदी की समस्या काफी हद तक होगी आपको हिंदी में, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स काफी हद तक हिंदी जब ट्रांसलेशन होता है, जैसे जब आपको नहीं पता होगा संप्रेषण, तो आप संप्रेषण में फंस जाएंगे।
तो हिंदी ट्रांसलेशन में काफी दिक्कत होती है, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज को प्रेफर करके चलना है और खास तौर से इंग्लिश को ज्यादा प्रीफरेंस देना है। जिसको भी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या टेक्निकल वर्ड समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेफर दिया करे और उसको इंग्लिश में समझने का, इंग्लिश में याद करने का ज्यादा प्रीफरेंस देगा अगर, तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जनसंचार। तो कम्युनिकेशन के हम टाइप समझ रहे थे, जिसमें चौथा टाइप क्या है, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, जिसमें न्यूज आती है आपकी, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, टेलीग्राम आप यूज करते हैं, सिनेमा हो गया, तो ये आपके क्या हो गया, जनसंचार के माध्यम हो गए। तो ये मास कम्युनिकेशन है। जैसे न्यूज है, न्यूज मास तक पहुंचती है आपकी, कहते हैं ना न्यूज बहुत मास तक। सोशल मीडिया को कहते हैं, सोशल मीडिया को चौथा पिलर भी कहा जाता है मीडिया को। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको क्यों इसको पिलर कहा जाता है, क्योंकि ये जनता तक काफी हद तक पहुंच जाता है, इसका बेस ब्रॉड होता है, इसीलिए इसको जनसंचार का टाइप कहा जाता है। तो ठीक है, कम्युनिकेशन जनसंचार में जब जनता तक पहुंचता है, न्यूज, सोशल मीडिया, सिनेमा, ये आपको कम्युनिकेशन का चौथा टाइप होता है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। पांचवा क्या कहता है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, परंपरागत संचार या परंपरागत संप्रेषण। परंपरागत संप्रेषण क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने पुराने जमाने या पुराने टाइप की मूवीज देखी होंगी, तो उसमें देखा होगा मुनादी होती है ना, जो ढोल पिटवाते हैं, मुनादी पिटवा के जब कम्युनिकेशन या बुलाया जाता है ना कि आज राजा जी ये कहेंगे, अच्छा आज ये होगा, इस चीज का ये संचार है, इस चीज की ये मतलब कि नोटिफिकेशन टाइप से है कि आज ये होगा, मुनादी पिटवाते हैं। मुनादी पिटवाना सुना होगा, जैसे दादी हमें कहानियां सुनाती थी, तो कहानी हो गई, मुनादी हो गई। रेडियो एक टाइप है आपका, रेडियो आप जानते होंगे, रेडियो से भी आपका एक संचार, कम्युनिकेशन किया जाता है। ये 1 to 1 कम्युनिकेशन जरूर नहीं होता है, लेकिन जो आपको संचार देने का होता है ना, ये आप तक पहुंच जाता है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, परंपरागत संचार कहा जाता है। परंपरागत संचार के अपने एग्जाम्पल, जैसे मुनादी पिटवाना होता है, दादी कहानियां सुनाती थी, तो कहानियों के माध्यम से संचार किया जाता था, आपको समझाने का प्रयास किया जाता था कहानियों के माध्यम से। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल रेडियो भी होता है। तो हमने कम्युनिकेशन के कितने 5 टाइप देखे हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो 5 टाइप में से जब आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे तो आप देखेंगे कि पांचों पे किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, और 5 में से भी आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से। इन दोनों से तो ये समझ लीजिए आपका हर साल एक एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो ये समझिए आपके 2 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म ही हो गए। एक बार इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल को समझ लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। अब जब आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा तो आप देखेंगे कि पीवाईक्यू में किस प्रकार आपके इसी से क्वेश्चन ज्यादा हद तक पूछे गए हैं। आइए आगे का टॉपिक देखते हैं, अब क्या कहता है ये। अब इसमें नेचर ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। अब संचार की प्रकृति क्या होती है, संचार की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं, ये देखते हैं। तो संचार क्या होता है, संचार की प्रकृति देखिए, संचार मौखिक है एक प्रकृति इसकी, ठीक है, गैर मौखिक नॉन वर्बल। एक संचार की प्रकृति क्या है, वर्बल जो मौखिक होती है, जिसमें मतलब कि आपकी बातचीत होती है, ठीक है। एक होती है आपकी गैर मौखिक, जिसमें बातचीत नहीं होती है और जिसमें आपका हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकृति में क्या होता है, आपका हाव भाव, साइन लैंग्वेज, गेस्चर्स का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें आपकी बातचीत नहीं होगी वो होगी आपकी गैर मौखिक, ये तो आप समझ रहे होंगे। नॉन वर्बल और वर्बल को समझ रहे होंगे। नॉन वर्बल क्या होता है आपका, जिसमें आपकी बातचीत का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें आपको साइन लैंग्वेज, गेस्चर, हाव भाव, भावनाओं के माध्यम से आपका संचार किया जाता है, ठीक है। तो गैर मौखिक होती है ये। और मौखिक क्या होती है, जिसमें बातचीत होती है, जैसे बातचीत वॉइस कॉल हो गई आपकी, ठीक है, वीडियो कॉल हो गई, ये आपकी क्या होती है, मौखिक, इसमें आपको बातचीत का प्रयोग करना होगा। और गैर मौखिक क्या होती है आपकी, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल आप समझ रहे होंगे क्या होती है। अब अगला देखते हैं, इंटरपर्सनल, अंतरव्यक्तिक। इसको आपको समझाइए कि दो व्यक्तियों की बातचीत जो होती है उसे आप इंटरपर्सनल कहते हैं। और इंट्रापर्सनल क्या होती है, जिसमें स्वयं से बातचीत करते हैं, मन में ही व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। और ये होती है आपकी इंटरपर्सनल, अंतरव्यक्तिक, जिसमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। उसके बाद क्या होती है, इसकी प्रकृति लिखित होती है, ठीक है, संचार की प्रकृति लिखित होती है। विजुअल संचार होता है, ठीक है, लिसनिंग होता है। लिसनिंग जैसे कि आप गाने सुन रहे हैं, गाने सुनने की एक प्रकृति होती है, उसके माध्यम से आपके हाव भाव या आपकी क्या एक बिहेवियर चेंज हो जाता है। विजुअल आर्ट से भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे आप कोई मूवीज देखते हैं, शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट
कंटेंट देखते हैं, उससे आपका संचार होता है, संचार के माध्यम से आपके हाव भाव चेंज होते हैं। तो लिसनिंग या गाने सुनते हैं कोई, या कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं जिससे आपका बिहेवियरल चेंज होता है, जिससे आपका बिहेवियरल चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके संचार की प्रकृति होती है। संचार की प्रकृति क्या है आपकी, मौखिक संचार है, गैर मौखिक है, अंतर्वैयक्तिक है, लिखित संचार है। लिखित में क्या आते हैं, जैसे आप गजल्स देखते हैं, ठीक है, शेर पढ़ते हैं, ये चीजें जब आप पढ़ते हैं तो इससे भी आपके बिहेवियरल चेंज होते हैं। ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। जब पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे तो ये दिखाया जाएगा कि किसके माध्यम से आपका बिहेवियरल चेंज होता है। उसमें आपके 4 पॉइंट्स दिए होंगे, फिर उसमें दिया होगा एक नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेशन, या जो भी आपके 4 पॉइंट दिए हैं तो उसमें आपको टिक करना होगा कि किससे आपका बिहेवियरल चेंज होता है। जैसे आप गाने सुनेंगे तो गाने सुनने से हो जाएगा। तो ये आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब सबसे पहला एक इसका टॉपिक पकड़ते हैं, गैर मौखिक संचार। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 7 प्रकार होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 7 टाइप होते हैं। इनसे आपका देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इनसे आपका कंफर्म है। आपको 2 क्वेश्चन पीछे कंफर्म कराए हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से, और आपके काइनेटिक्स या गैर मौखिक संचार जब आपकी इसके 7 टाइप कराए जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनसे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म ही है जो हर साल आपके पूछे जाते हैं। जैसे ही आपको पीवाईक्यू कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गैर मौखिक संचार कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, काइनेसिक्स। ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इसको जैसे ही समझ लेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ ये समझ में आ गया है। अब इसको पहला समझते हैं, काइनेसिक्स क्या होता है। काइनेसिक्स होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, हाथ, भुजा, शरीर या चेहरे की गतिविधियों का अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट्स। जब इन सब का हैंड, आर्म एंड फेस मूवमेंट का हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम गेस्चर बोलते हैं ना, गेस्चर आप समझते होंगे कि स्माइली फेस या इमोजी कहते हैं, जिसको आप इमोजी लैंग्वेज समझते होंगे। तो जो इमोजी लैंग्वेज है इसी को काइनेसिक्स कहते हैं। अब वो क्वेश्चन में पूछ देगा कि काइनेसिक्स, या लिख देगा कि हाथ, भुजा, शरीर या चेहरे की गतिविधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो उसमें होगा काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सीमिक्स या वोकलिक्स। तो आपको उसमें ऑप्शन क्या मारना है, काइनेसिक्स। अब काइनेसिक्स समझे होंगे आप क्या होता है कि हाथ, भुजा, शरीर और चेहरे की गतिविधियों का अध्ययन करना है। अध्ययन किससे, जैसे हम इमोजीज के माध्यम से करते हैं, गेस्चर्स होता है ना, स्माइली फेस, सैड फेस, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, गेस्चर्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, इमोजीज, टेक्स्ट या गेस्चर्स के माध्यम से आप समझते हैं। स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट्स के माध्यम से बॉडी लैंग्वेज हो गई है। तो ये क्या हो गया आपका, काइनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज। अगला क्या है आपका, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स को आपको कैसे याद रखना है, हैप्टिक्स से रखना है। अगर आप हैप्टिक्स से आपको हैप्टिक्स याद रखना है। हैप्टिक्स क्या होता है, कहते हैं ना कि कभी दूर हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, रिश्ते में कभी कोई दूरी हो जाती है, कभी क्लोजनेस हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपको ये हैप्टिक है। जब कोई 2 लोगों का रिश्ता होता है तो आप देखते होंगे कि उनमें कभी सामीप्यता आ जाती है, कभी अलगाव हो जाता है। सामीप्यता मतलब कि कभी बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, कभी बहुत ही दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं ना ये बहुत ही हेक्टिक रिलेशन है। तो ये क्या है, स्पर्श द्वारा संचार का अध्ययन करना। स्पर्श मतलब कि छूना, स्पर्श द्वारा संचार का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच, स्पर्श का मतलब है टच, तो स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बाय टच, स्पर्श द्वारा संचार का अध्ययन करना। अब ये क्या होता है, सामीप्य क्या होता है, क्लोजनेस होती है। क्लोजनेस कैसे, जब 2 लोगों के हाथ को क्लोज होते हैं ना, जब 2 लोग क्लोज हाथ बांधे रहते हैं या हाथों को क्लोज में लगाए होते हैं तो कहते हैं ये दोनों सामीप्यता का प्रतीक है। ये सामीप्यता का प्रतीक रहता है। और अलगाव क्या होता है, जब दोनों की उंगलियां फिंगर टच होती है और दूर जाने का संकेत दिखाते हैं तो वो अलगाव का प्रतीक होता है। तो स्पर्श, ठीक है, स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन कैसे होता है, जब बहुत ही हाथ मुट्ठी बंदी होगी, दोनों के क्लोज हाथ होंगे किसी रिलेशन में, तो वो सामीप्यता का प्रतीक होता है, क्लोजनेस होता है। और जब उंगलियां बिल्कुल जाने का प्रतीक दिखाते हैं ना, जैसे कि नोकिया के फोन में दिखाता था ना बिल्कुल दूर जाने का प्रतीक, तो वो अलगाव का प्रतीक होता है आपका। तो ये संचार का माध्यम होता है स्पर्श से। तो इसे क्या कहते हैं आप, हैप्टिक्स। इसको आप हैप्टिक से रख सकते हैं। जब 2 लोगों का रिलेशन होता है ना, आपको बताए, तो हैप्टिक रिलेशन कैसा होता है कि कभी सामीप्यता होती है, कभी अलगाव, कभी क्लोजनेस होता है, कभी अलगाव दिखाते हैं, ब्रेकअप दिखाते हैं। तो इसके माध्यम से आप हैप्टिक्स को याद रख सकते हैं। अगला तीसरा देखते हैं, ये होता है प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स को आप याद रख सकते हैं प्रीमाइस से। प्रीमाइस क्या होता है आपका, परिसर। परिसर मतलब कि जगह।
ठीक है, जगह या स्थान, प्रीमाइस आप जानते होंगे। तो आपका एक हो गया आपका काइनेसिक्स, दूसरा हो गया आपका हेप्टिक्स जिसको आपको हेक्टिक्स याद रखना है, तीसरा हो गया आपका प्रोमिसिक्स तो इसको आपको प्रीमाइस याद रखना है, प्रोक्सीमिक्स को आपको प्रीमाइस याद रखना है, परिसर या जगह। तो आपकी जगह या स्थान के माध्यम से जब संचार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोक्सीमिक्स। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, अब जैसे देखिए जगह और परिसर के माध्यम से कैसे संचार होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। जब किसी स्थान या जगह पर व्यक्ति 1.5 फीट से मतलब 1.5 फीट से मतलब कि दूरी से कम दूरी पर बैठा होगा तो कहते हैं ये बहुत ही क्लोज है, मतलब ये इनका रिश्ता बहुत ही क्लोज रिश्ता है। इसको क्या कह सकते हैं, इंटीमेट, कि वो बहुत इंटीमेट है। जब 1.5 फीट से कम की दूरी होगी तो इंटीमेट रिलेशन दिखाएंगे। अब इससे ज्यादा की दूरी होगी तो दिखाएंगे कि वो लोग रिलेटिव्स हैं। वो क्या है, रिलेटिव्स हैं। जैसे हो सकता है भाई बहन हो, माँ बाप हो या माँ और बेटे हो, तो ये रिलेशन दिखाता है 2.5 से 3 मीटर की दूरी। तो हम जगह और स्थान के आधार पर, ठीक है, इनके संचार का माध्यम बन सकते हैं, संचार समझ सकते हैं कि कैसे 1.5 फीट की दूरी अगर पता चलेगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ इनका रिलेशन क्या है। 2.5 से 3 फीट की दूरी होगी तो हम समझ जाएंगे, जगह और स्थान के हिसाब से समझ जाएंगे कि यहाँ इनका रिश्ता किस हिसाब से किस दूरी से है। तो उससे उसे क्या कहते हैं, प्रोक्सीमिक्स कहते हैं। जगह और स्थान के माध्यम से जब संचार किया जाता है तो उसे प्रोक्सीमिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस, स्पेस के माध्यम से जब हम दूरी के माध्यम से संचार का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोक्सीमिक्स, जिसे हम प्रीमाइस याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने दिया था। तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि प्रोक्सीमिक्स का सिद्धांत किसने दिया था तो आप याद रख सकते हैं एडवर्ड टी हॉल। इसको हॉल से याद रख लेंगे। तो हॉल मतलब भी आपका एक प्रकार से जगह या परिसर या स्थान होता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका पीवाईक्यू में पूछा तो नहीं गया लेकिन आपका ये पूछा जा सकता है कि प्रोक्सीमिक्स का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बता सकते हैं एडवर्ड टी हॉल। इसको आप हॉल से याद रखेंगे जिसमें जगह और परिसर के स्थान माध्यम से आप संचार करते हैं। तो आप 3 समझ गए होंगे, काइनेसिक्स, हेप्टिसिक्स और आपका प्रोक्सीमिक्स। तो आप 3 संचार, गैर मौखिक संचार आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, वोकलिक्स। वोकलिक्स क्या होता है आपका, पैरा लैंग्वेज। ठीक है, वोकलिक्स क्या होता है आपका, पैरा लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है, द मैनर इन विच वी से द वर्ड्स अस अवर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से आपका जब संचार किया जाता है, वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से जब संचार, तो जिसे हम किसी वोकल कॉर्ड्स क्या कहते हैं, इसको जो गले के पास होता है, समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आप क्या स्वर तंत्री भी बोलते हैं हिंदी में इसको, लेकिन आपको याद किससे रखना है, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से जब व्यक्ति ज्यादा चिल्ला के बोलता है या ज्यादा डीप लैंग्वेज में बोलता है या ज्यादा लाइट लैंग्वेज में बोलता है तो उसे हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं या वोकलिक्स भी कहते हैं। ये आपका क्या हुआ, गैर मौखिक संचार हुआ। ठीक है, आपका क्या हुआ, ये गैर मौखिक संचार हुआ। वोकलिक्स के माध्यम से संचार जब होता है तो इसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब वोकलिक्स क्या होता है। तो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। वह नहीं कि जो आप कहना चाह रहे हैं, कि आप कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे, इट्स नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से, ये होता है आपका वोकलिक्स। अब अगला देखते हैं, अब क्या है, आर्टिफैक्ट्स और एनवायरनमेंट के माध्यम से जब संचार होता है। ये सब आपके किसके टाइप्स हैं, गैर मौखिक संचार। इसमें किसी में भी मौखिक चीज का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो ये आपका गैर मौखिक, एक प्रकार से गेस्चर साइन चीजें हैं, ये गैर मौखिक हैं सारी ये। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स और एनवायरनमेंट, कलाकृतियां और पर्यावरण आपके। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स में आपका क्या आएगा, जैसे आपका पहनावा आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहनावे के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो इसमें कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, आपको बोल के नहीं बता रहा है, कि जैसे व्यक्ति सिंदूर लगाए होगा तो आप समझ जाएंगे, मांग भरे होगा तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है भाई महिला क्या है, शादीशुदा है। टैटूज बनाया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है ये फैशनेबल व्यक्ति है। ठीक है, जैसे फटी हुई जीन्स या शर्ट्स के आधार पर समझ जाते हैं ना कि व्यक्ति कितना फैशनेबल है। तो उसी प्रकार से पहनावा, टैटूज के आधार पर, ये गैर मौखिक आधार पर हम समझ जाते हैं। इस प्रकार मतलब उसने कुछ बोला भी नहीं और आपका संचार हो गया, मतलब बिना बोले संचार हो जाए तो उसको कहते हैं गैर मौखिक संचार। व्यक्ति खुद से ही अंदाजा लगा लेता है, कहते हैं ना कि खुद से ही समझ लीजिए। ठीक है, अब पर्यावरण इसमें क्यों है, देखिए जैसे गंदा और स्वच्छ पर्यावरण के आधार पर, गंदा पर्यावरण होगा तो संचार का माध्यम कुछ अलग होगा, व्यक्ति के दिमाग में कुछ और चीज जाएगी। पर्यावरण गंदा होगा तो कुछ और इफेक्ट जाएगा।
तो आर्टिफैक्ट्स और इन्वायरमेंट, कलाकृतियों और पर्यावरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे गैर मौखिक संचार होता है। तो हमने 5 देख लिए। तो एक हो गया आपका काइनेसिक्स, काइनेसिक्स जैसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, साइन लैंग्वेज, गेस्चर, इमोजी के आधार पर। इसमें भी आपका कुछ मौखिक संचार नहीं हो रहा है, तो ये आपका हाथ, भुजा, शरीर, चेहरे की गतिविधियों का अध्ययन करके व्यक्ति समझ जाता है। जैसे किसी का भी गुस्सेल फेस देख के आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति गुस्सा है, उसने कुछ आपसे बोला तो है नहीं कि व्यक्ति क्यों गुस्सा है या कैसे गुस्सा है, आपने उसका चेहरा देखा, चेहरा पढ़ा, आप समझ गए कि हाँ व्यक्ति गुस्सा है। आपका संचार भी हो गया और मौखिक संचार भी नहीं हुआ, गैर मौखिक संचार हो गया। उसी प्रकार से कोई भुजा या साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जैसे पंजे को दिखाता है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ रुकने का साइन है, उसमें व्यक्ति कोई मौखिक संचार नहीं कर रहा है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाँ व्यक्ति रुकने का संकेत दे रहा है, तो ये आपका गैर मौखिक संचार हो गया। अगला है आपका हैप्टिक्स, जिसको आपको हैप्टिक्स से समझाया कि स्पर्श द्वारा कैसे संचार होता है, रिलेशन समझाया कि कैसे रिलेशन, आपका टफ रिलेशन कैसे होता है, सामीप्यता आ जाती है, अगले ही दिन अलगाव हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर क्लोज आ जाते हैं, फिर ब्रेकअप होता रहता है। तो इसको हैप्टिक्स से आपका हैप्टिक्स याद रखना है। तो स्पर्श द्वारा संचार, रिलेशन से आपको याद हैप्टिक्स रखाया गया है। स्पर्श समझना है। स्पर्श क्या होता है कि जब दोनों के हाथ मूवमेंट एक साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लोजनेस दिखाता है, जब दूरी दिखाता है तो अलगाव होता है। ऐसे ही प्रॉक्सिमिक्स से आपका इसको प्रीमाइस परिसर से याद रखना है, जगह स्थान के माध्यम से। आपको बताया कि 1.5 फीट से आपका कम दूरी होगी तो आप समझिए कि इनका रिलेशन ज्यादा इंटीमेट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती है, जो भी पति पत्नी हो सकते हैं। उसके बाद की जो दूरी होगी 2.5 से 3 मीटर की, तो वो दिखाता है माँ बाप हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, बाप बेटे, भाई बहन हो सकते हैं, 2 दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद अगला आपको दिखाया क्या होता है वोकलिक्स, जिसे पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, पैरा लैंग्वेज या आपका बॉडी लैंग्वेज, इससे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वोकलिक्स क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स के द्वारा संचार होता है। तो वोकल कॉर्ड्स, जैसे कि कोई वोकल कॉर्ड्स का प्रयोग करता है तो वोकल कॉर्ड्स के द्वारा संचार हो गया, वोकल कॉर्ड्स के द्वारा आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो आपको इसमें बताया था इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से बट हाउ यू से। ये होता ना कि वोकलिक्स के द्वारा आप कैसे संचार कर रहे हैं। अब होता है एक आपका 5वां क्या था, आर्टिफैक्ट्स और एनवायरनमेंट था आपका। आर्टिफैक्ट कैसे, आपको बताया पहनावा के माध्यम से। कोई व्यक्ति फटी हुई जीन्स पहने तो आपका अलग संचार होगा, मांग भरे है तो आप समझ जाएंगे कि शादीशुदा व्यक्ति है। ठीक है, शादीशुदा महिला है। टैटू के माध्यम से समझ जाते हैं। ऐसे ही पर्यावरण के माध्यम से गैर मौखिक संचार हो जाता है। उसके बाद क्या आता है ओलिफैक्ट्स, क्या होता है आपको घ्राण इंद्रिय, इसको हिंदी में बोलते हैं घ्राण इंद्रिय। उसके माध्यम से कैसे आपका संचार होता है, देखिए समझते हैं। तो सेंस ऑफ स्मेल के द्वारा, सेंस ऑफ स्मेल मतलब कि गंध के द्वारा कैसे आपका संचार होता है, इसको आप क्या बोलते हैं ओलिफैक्टिक्स। ठीक है, ओलिफैक्टिक्स बोलते हैं इसको, घ्राण इंद्रिय। सेंस ऑफ स्मेल होता है ये। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। जैसे कोई आपकी मनपसंद मिठाई है तो उसकी खुशबू से ही आप समझ जाते होंगे कि किसी को बताने नहीं पड़ता होगा कि क्या बन रहा है। कहते हैं ना कि मैं खुशबू से ही समझ जाता हूँ कि आज क्या बन रहा है कई लोगों का। तो उसका सेंस ऑफ स्मेल इतना अच्छा होता है, उनकी घ्राण इंद्रिय उनकी इतनी अच्छी होती है, उसको ओल्फैक्टिक्स बोलते हैं। ओल्फैक्टिक्स या घ्राण इंद्रिय, उसको गैर मौखिक संचार होता है ये। तो आपने 6वां टाइप समझा। 7वां देखते हैं। एक क्या होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है आपका समय। क्रोनिक क्या होता है आपका, क्रोने आपका समय को दर्शाता है। तो ठीक है, क्रोनेमिक्स आपका समय द्वारा संचार की प्रभाविता होती है कि किस प्रकार समय संचार को प्रभावित करता है, समय संचार को किस प्रकार प्रभावित करता है। स्टडी ऑफ हाउ टाइम इफेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं क्रोनेमिक्स, स्टडी ऑफ हाउ टाइम इफेक्ट्स कम्युनिकेशन। टाइम कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, कि जैसे व्यक्ति एक ही समय में एक ही काम करेगा तो वो संचार उसका अलग प्रकार से होगा, अच्छा संचार कर सकेगा। जैसे मैं एक ही बार में आपको एक ही क्लास कराऊं या एक ही टॉपिक पे कराऊं तो अच्छे से संचार, अब इसी में आपका मैं कम्युनिकेशन भी जोड़ दूं, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, एक साथ सारे टॉपिक लेके पढ़ा दूं तो आपको फिर कम्युनिकेट भी उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, ना ही आपको उतने अच्छे से समझा पाऊंगा, ना उतने अच्छे से आपको डिलीवर कर पाएंगे हम। तो ठीक है, ये क्या होता है आपका क्रोनेमिक्स, समय द्वारा संचार की प्रभाविता। इसी में एक होता है, क्या होता है आपका क्रोमेटिक्स। क्रोमा क्या होता है आपको बताया गया है, सर भी पढ़ाए हैं आपको। क्रोमास्फीयर क्या होता है आपका, सूरज की आपकी जो बाहरी परत होती है जिसको आप क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। तो क्रोमा क्या होता है आपका कलर। ठीक है, क्रोमा कलर होता है। तो रंगों के उपयोग के माध्यम से संचार जब किया जाता है, ठीक है, तो रंगों के उपयोग के माध्यम से संचार जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं क्रोमेटिक्स। कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। ठीक है, रंगों के उपयोग के माध्यम से जब संचार होता है तो उसे कहते हैं क्रोमेटिक्स। ठीक है, जैसे ग्रीन रंग का जब यूज होता है ना
तो ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है। जब हर्बल प्रोडक्ट के लिए आपने देखा होगा सारे हर्बल प्रोडक्ट जो भी हैं आपके, उनमें ग्रीन कलर यूज होता है, तो रंग के माध्यम से। जैसे व्हाइट कलर आपने देखा होगा, व्हाइट कलर जैसे शांति का प्रतीक है, ठीक है। ब्लैक कलर आपका फियर का प्रतीक है। पर्पल जैसे आपका लग्जरी का प्रतीक है। तो रंगों के माध्यम से संचार, जैसे जब व्हाइट झंडा दिखा दिया जाता है तो मान लेते हैं ना ये शांति का प्रतीक है, तो इसमें कोई वर्बल यूज नहीं हुआ ना, इसीलिए इसको कहा जाता है गैर मौखिक संचार। क्या कहा जाता है? गैर मौखिक संचार, किसमें कोई वर्बल यूज नहीं हुआ और संचार हो गया। तो व्हाइट कलर है, जैसे ग्रीन कलर है आपका, पर्पल कलर आपका लग्जरी का है, ब्लैक कलर आपका फियर का संकेत करता है। ऐसे ही आपका व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है। ग्रीन कलर आपको बताया, ग्रीन कलर कैसे एनवायरमेंट आपके हर्बल प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। तो ग्रीन कलर आपका किसका होता है? ग्रीन कलर आपका एनवायरमेंट का प्रतीक होता है। तो आपने ये क्या देख लिया, आज की क्लास में हमने क्या देखा है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल समझा है कि पीसीएस के एग्जाम में क्यों इंटरपर्सनल, पीसीएस के एग्जाम के लिए एक अधिकारी के लिए तो छोड़िए ही, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन में कैसे आपका इंटरपर्सनल स्किल जरूरी होता है, आपको ये समझाया। आपको कम्युनिकेशन समझाया कि कम्युनिकेशन का क्या यूज है, क्या कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन को संचार और संप्रेषण के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सूचना, जानकारी, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, बातचीत और लेखन के माध्यम से इन चीजों का प्रयोग होता है, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। हमने 5 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, उसमें क्या क्या पढ़ा है, इंट्रापर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल ये बताया आपको कितना इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल भी आपको दिए, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन बताया आपको। फिर आपको कम्युनिकेशन के नेचर बताया कि कम्युनिकेशन की क्या प्रकृति है, मौखिक बताया आपको, गैर मौखिक बताया, इंटरपर्सनल आपको पीछे बताया, लिखित, लिसनिंग, विजुअल आपको कम्युनिकेशन की प्रकृति बताई, कैसे आपका ये इन कम्युनिकेशन से बिहेवियर चेंज होता है, गाने के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, लिखित माध्यम में, ठीक है। कैसे आपका गैर मौखिक संचार होता है, फिर आपको गैर मौखिक संचार के साथ टाइप बताया, कैसे क्या काइनेसिक्स होता है, क्या हैप्टिक्स होता है, क्या प्रॉक्सिमिक्स होता है, क्या वोकलिक्स होता है, क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, क्या ओलेफैक्टिक्स होता है, क्या आपका क्रोनोमिक्स होता है। ये आप देखेंगे जब आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे ना, तो आप देखेंगे इनमें से कितने हद तक क्वेश्चन ही आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि समय द्वारा संचार की जो प्रभाविता होती है ना, कि समय संचार को किस प्रकार प्रभावित करता है। कोई एग्जाम्पल दे देगा तो आपको ये बोल देगा कि क्या होता है, लिख देगा क्रोनेमिक्स क्या होता है, क्रोनेमिक्स है, क्रोमेटिक्स है, ठीक है, वोकलिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स है। तो ये आपको देख के फिर उसके एग्जाम्पल में आपके 4 पॉइंट डाल देगा। अब वहां कंफ्यूज होते रहेंगे, कई बार 2 कंफ्यूजन में डाल देगा। तो जैसे ही आप इसको समझ लेंगे ना, एक बार 5-6 इसके साथ जो दिए हैं इसको समझ लेंगे, तो उसके बाद आपके आज की क्लास से ये समझिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन के हो जाएंगे आपसे। इस क्लास को एक बार अच्छे से करिए और आप देखेंगे पीवाईक्यू जब आपको कराए जाएंगे तो आपके काफी हद तक क्वेश्चन इस क्लास से आप देखेंगे कितने क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास आपके लिए बड़ी क्लास लाई जाएगी, थोड़ी छोटी क्लास हो गई आपकी। अगली क्लास में आपको काफी हद तक क्वेश्चन भी सॉल्व कराने का प्रयास कराया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।